हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे स्वागत है। और आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक अच्छी सी क्लास स्टूडेंट, जहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़िएगा, सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा। और आप लोग रेगुलर मेरी अगर वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा स्टूडेंट, जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेज हों उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो आज की क्लास में आप लोगों को कराने वाली हूँ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे एंड डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, मेक्स अप 14 to 17% ऑफ द स्केलेटन। आपका क्वेश्चन है कि कंकाल का 14 से 17% पार्ट कौन सा न्यूट्रिएंट बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग जानते हैं कि कैल्शियम हुआ, फास्फोरस हुआ, विटामिन डी हुआ, ये तीनों वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बोन्स के लिए, स्केलेटन के लिए, मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट कि 14 से 17% पार्ट बनाने वाला जो न्यूट्रिएंट है स्टूडेंट, वो फास्फोरस होता है। ठीक है, जो कि आपके कंकाल का 14 to 17% पार्ट बनाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन है फंक्शन इन कार्बोहाइड्रेट। आपको बताना है फंक्शन इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में जो कार्य करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में जो हेल्प करता है, वो न्यूट्रिएंट कौन सा होता है। यहाँ पे आप लोगों ने अगर एक चीज नोटिस की हो तो आपके 3 विटामिन है और एक आपका मिनरल है। ठीक है, जिंक आपका मिनरल हो गया, राइबोफ्लेविन विटामिन बी एंड थायमिन इज योर क्या होता है स्टूडेंट, विटामिन होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कि फंक्शन इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कौन भाई रोल प्ले करेगा स्टूडेंट, थायमीन रोल प्ले करता है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। जो थायमीन होता है स्टूडेंट, वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करने वाला आपका विटामिन होता है, जिसे हम विटामिन किस नाम से भी जानते हैं, जिसको हम विटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन है द आरडीए वॉज इनिशियली इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग। आपको बताना है जो आरडीए है उसकी शुरुआत किसके दौरान हुई थी। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि जो आरडीए है उसकी शुरुआत किसके दौरान हुई थी। ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। सबको आंसर देना है स्टूडेंट। जो आरडीए है, आरडीए की शुरुआत हुई थी स्टूडेंट आपकी वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान। ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, जो आपकी वर्ल्ड वॉर सेकंड है उसके दौरान आपकी आरडीए की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को आज कुछ नए लग रहे होंगे, कुछ सिंपल भी लग रहे होंगे, बट एक्चुअल में आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों का स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है द फर्स्ट आरडीए वर पब्लिश्ड बाय अ ग्रुप नोन एज द। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पहले आरडीए को मानक एक समूह द्वारा, ठीक है ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन है पहले आरडीए को नामक एक समूह द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी कि फर्स्ट आरडीए किसके द्वारा स्टूडेंट पब्लिश किया गया था, किस ग्रुप के द्वारा पहला आरडीए पब्लिश किया गया था। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन है आप लोगों के पास फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। जो आपका आरडीए है स्टूडेंट, वो नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम ने क्या किया था स्टूडेंट, ये ग्रुप था, सबसे पहले इन्होंने ही आरडीए को पब्लिश किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है द आरडीए इज रिवाइज्ड अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर। ठीक है, आपको बताना है कि जो आरडीए है इसको लगभग प्रत्येक में से आप कितने वर्षों में इसका संशोधन करेंगे, इसमें करेक्शन करेंगे, इसे रिवाइज्ड करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से क्या होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन को समझिएगा कि जो आरडीए चार्ट है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, आप लोग जानते हैं इसे, ये आपको प्रस्तावित मात्रा बताता है प्रत्येक पोषक तत्व की, कि आपको कितनी मात्रा में कितना ग्रहण करना चाहिए पर डे। ठीक है, कितने टाइम में स्टूडेंट इसको रिवाइज करना जरूरी रहता है, एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली हमें कितने टाइम में इसको रिवाइज करना चाहिए स्टूडेंट, 5 ईयर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। जो आरडीए चार्ट है उसे हर 5 साल में रिवाइज किया जाना चाहिए, जो कि नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देखिएगा स्टूडेंट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
एक बार क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का, एल्कोहल सप्लाईज अबाउट कैलोरीज पर ग्राम। क्वेश्चन को अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है एल्कोहल सप्लाईज अबाउट कैलोरीज पर ग्राम। जो आपकी शराब है, अल्कोहल है, प्रति ग्राम में लगभग कितनी कैलोरी हमारी क्या करती है, आपूर्ति करती है। तो बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, 6, 5, 7 एंड 4। बताओ जल्दी से, एल्कोहल सप्लाईज अबाउट कैलोरीज पर ग्राम। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आप लोगों का स्टूडेंट, 7 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आपका अल्कोहल है प्रति ग्राम में आपको क्या देता है स्टूडेंट, लगभग 7 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तो अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितनी कैलोरी देता है, 1 ग्राम फैट हमें कितनी कैलोरी देता है ना, 1 ग्राम हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें कितनी कैलोरी देता है। अब क्वेश्चन है 1 ग्राम अल्कोहल हमें कितनी कैलोरी देता है स्टूडेंट, तो ये हमें 7 कैलोरीज देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड अपीयरेंस फैक्टर इज, सबसे महत्वपूर्ण भोजन दिखने का कारक क्या है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि आप भोज्य पदार्थ को देख रहे हैं, ठीक है, सो कौन सा ऐसा फैक्टर है स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप किसी फूड को देख रहे होते हैं, उसका साइज, उसका शेप, उसका कलर, उसकी पैकेजिंग। ठीक है, हम उसे देख रहे हैं तो उसकी जो पैकिंग है स्टूडेंट, जो उसका आउटर कवर है वो हमें इम्प्रेस करेगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, या फिर उसके रंग, उसका आकार, उसका स्वरूप। तो बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए ज़्यादातर लोग ना जब भोज्य पदार्थ को देखते हैं तो टेस्ट उन्हें उतनी जल्दी पता नहीं चलेगा, पहले उन्हें टेस्ट करना पड़ेगा। साइज और शेप से ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट, कलर्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कलर्स। अगर आप कोई खाना देख रहे हैं, आपको बिल्कुल कोई ब्लैक कलर का फूड दे दे खाने के लिए, तो आपको क्या लगेगा कि कोई रंग ही नहीं है ना। जितना ज़्यादा चीज़ में कलर्स होते हैं आपको पसंद आती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट चाट, आप फ्रूट चाट को देखते हो ना, आप उसमें मल्टीपल कलर देखने के लिए मिलते हैं, तो वो और ज़्यादा प्लेटेबल लगता है, आपका मन करता है कि उसे खाया जाए क्योंकि उसके कलर्स बड़े वाइब्रेंट है, वो आपको खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो कलर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रेडेड बेस्ड ऑन देयर एंड, अब यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, ठीक है, ऑप्शंस भी दो वाले आपको दिख रहे हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जो ग्रेड किया जाता है, ग्रेडेड किया जाता है, ग्रेडेड मतलब उन्हें जो हम वर्गीकृत करते हैं या श्रेणीकृत करते हैं या श्रेणीबद्ध करते हैं, किस आधार पे करते हैं। ठीक है, फलों और सब्जियों को। ऑप्शंस देखिएगा, साइज एंड शेप, स्मेल एंड शेप, कलर एंड साइज, स्मेल एंड कलर। सो बताइएगा जल्दी से किस आधार पे आप फल और सब्जियों को वर्गीकृत करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएंगे मुझे। देखिए, जनरली जो हम फल को और सब्जियों को ग्रेडेड करते हैं स्टूडेंट, हम किसी ग्रुप में बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं, ठीक है, वो हम उनके साइज के आधार पे और अपने जो शेप होती है उसके आधार पे हम क्या करते हैं, उन्हें वर्गीकृत करते हैं। तो ऑप्शन का आंसर जाएगा ए। अब क्यों जाएगा, देखो जनरली जब हम मार्केट में एप्पल वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, सो शॉप वाला हमें क्या दिखाता है कि मैम ये वाले जो एप्पल हैं ये 80 रुपीज़ के जी हैं, ये वाले 100 रुपीज़ के जी हैं, ये वाले 140 रुपीज़ के जी हैं। आप ध्यान से देखेंगे अगर, सो जब सीज़न होता है एप्पल का, तो आपको जो सबसे छोटे साइज़ का एप्पल दिखेगा वो सबसे सस्ता, उससे बड़ा बिल्कुल और फ्रेश उससे महंगा, फिर और बड़ा और फ्रेश और महंगा, है ना। अब आपके कश्मीरी सेब आते हैं जो छोटे छोटे होते हैं रेड कलर के, तो उनके रेड कलर की वजह से ही उनके रेट एकदम हाई हो जाते हैं, है ना। तो आपका जो कलर है, जो साइज है, जो शेप है, वो बड़ा मैटर करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट बात है उसका एक तरीके से साइज एंड शेप, वो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल प्रॉपर शेप में है या नहीं, ठीक है, उसकी शेप प्रॉपर है या नहीं, साइज प्रॉपर है या नहीं, ये बात बहुत मैटर करती है। क्योंकि ग्रेडिंग के समय हम उसके साइज के अकॉर्डिंग उसको बांट देते हैं, कलर के अकॉर्डिंग बांट देते हैं, ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग बांट देते हैं, बट जो इनमें से ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो साइज एंड शेप यूज होते हैं, आफ्टर दैट कलर आता है। सो कलर भी इंपॉर्टेंट है बट वो इन दोनों के बाद आता है, पहले नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आर द लार्जेस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आर स्टिल सिंगल सेल एंड सम प्रोड्यूस स्पोर्स। क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों में सबसे बड़े हैं
लेकिन अभी भी एकल कोशिकाएं हैं और कुछ बीजाणु पैदा करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट जो कि खुद में लार्जेस्ट है, ठीक है, सिंगल सेल वाला होता है और वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन है? यीस्ट है, मोल्ड है, बैक्टीरिया है या फिर अमीबा है? क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा कि बड़ा है, खुद में साइज में बड़ा है, लार्जेस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंगल सेल वाला है स्टूडेंट और स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, ऐसा कौन है? सो बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? देखिए, ऐसा जो होता है ना वो आपका ईस्ट होता है स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसा जो होता है वो आपका ईस्ट होता है। जो ईस्ट है स्टूडेंट वो आपका क्या होता है? सिंगल सेल होता है और ये स्पोर्स पैदा करता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि स्पोर्स आखिर होते क्या हैं? तो स्टूडेंट स्पोर्स होते हैं आपके न्यू सेल, ध्यान से देख लीजिएगा, जो स्पोर्स होते हैं स्टूडेंट ये हमारे न्यू सेल्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है माइक्रोब्स दैट प्रेफर कोल्ड टेम्परेचर आर, ऐसे कौन से स्टूडेंट सूक्ष्म जीवी हैं या सूक्ष्म जीव हैं जो कि ठंडे तापमान को आपका क्या करते हैं? पसंद करते हैं। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, ऐसे कौन से स्टूडेंट सूक्ष्म जीवी हैं या सूक्ष्म जीव हैं जो कि ठंडे तापमान को पसंद करने वाले होते हैं? ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, मेसोफिलिक, थर्मोफिलिक, है ना, साइक्रोफिलिक एंड ऑब्लिगेटिव। सो बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? भाई सबको आंसर देना है, ठीक है, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा, सबको क्या देना है? क्वेश्चन का आंसर देना है। बताते जाएंगे मुझे कि क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले। अगर हम बात करते हैं मीजोफिलिक की, ठीक है, सो मीजोफिलिक वो होते हैं जिन्हें ना तो बहुत ज्यादा ठंडा ना तो बहुत ज्यादा गर्म, ठीक है, दोनों में से कोई ऐसा कुछ वो नहीं रहता कि बहुत ज़्यादा ठंडा चाहिए बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए। ये नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है ना ये उस पर भी ठीक ठाक रहते हैं। ठीक है, जो आपका 20 से 45 वाला, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, जो लगभग 20 से 45 वाला जो आपका टेम्परेचर रहता है ना, नॉट सो हॉट आपका नॉट सो कोल्ड, है ना, वो वाला जो आपका टेम्परेचर है वो इनके लिए परफेक्ट होता है, मेसोफिलिक के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, ये इस टेम्परेचर पे सबसे बेस्ट ग्रो करते हैं। एंड द सेकेंड इज थर्मोफिलिक। अब ये जो थर्मोफिलिक है ना स्टूडेंट, ये वो हैं जिन्हें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनको क्या चाहिए स्टूडेंट? इनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, लगभग जो इन्हें टेम्परेचर चाहिए होता है वो टेम्परेचर आपका, आप मान के चलिएगा कि 45 से अब भी जाएगा। ठीक है, लगभग 50 से लेके इन्हें 122 तक, ठीक है, आप ये मान सकते हो 122 तक इनको टेम्परेचर चाहिए रहता है। देन थर्ड है आपके ये साइक्रोफिलिक, इन्हें चाहिए होता है स्टूडेंट कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, जो ठंडा टेम्परेचर है, जो कूल टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है, इन्हें वो चाहिए होता है। सो आपके जो ये वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन्हें लगभग जो आपका 15 से 20 का टेम्परेचर होता है ना, मैं इधर लिख देती हूँ, जो आपका क्या होता है स्टूडेंट 15 to 20 वाला टेम्परेचर है वो इनके लिए काफी सुटेबल रहता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। सो मीजोफिलिक को ना तो बहुत ज्यादा गर्म चाहिए ना बहुत ज्यादा ठंडा चाहिए, थर्मोफिलिक को बहुत ज्यादा गर्म चाहिए, आपका साइक्रोफिलिक को क्या चाहिए स्टूडेंट? कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, आपका एक टर्म और है, उसे भी समझ लेते हैं, ऑब्लिगेटिव। ये ऑब्लिगेटिव क्या होते हैं स्टूडेंट? ये ऑब्लिगेटिव वो होते हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे ये ऑब्लिगेटिव मेंशन है स्टूडेंट, ये वो होते हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है स्टूडेंट? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर बाय कंटैक्ट। बताइएगा जल्दी से, बाय कंटैक्ट क्या होगा सही आंसर? संपर्क द्वारा एक कण से दूसरे कण में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट, इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर बाय कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? अब ये आपके लगभग मैंने 3 क्वेश्चंस डाले हैं और वो तीनों आपको 3 अलग अलग मेथड सिखा देंगे। ठीक है, इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, यानी कि एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, यहाँ से इस पार्टिकल में हीट ट्रांसफर हो रही है। सो ये मेथड क्या कहलाएगा? कंडक्शन कहलाएगा, कन्वेक्शन कहलाएगा, रेडिएशन कहलाएगा या फिर कंबक्शन कहलाएगा? सो बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? अच्छे से समझेंगे, बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए,
एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो रही है हीट कांटेक्ट के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कंडक्शन होगा। ठीक है, ये टर्म याद कर लीजिएगा। ये आपका बेसिकली जो आप कुकिंग करते हैं, सो आपकी जो हीट ट्रांसफर होती है उससे संबंधित है आपका ये स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? कंडक्शन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। एक लाइन में याद कर लो, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में कांटेक्ट के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? कंडक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, अब दूसरा टर्म याद हो जाएगा आपको। हीटिंग मीन्स दैट द सर्कुलेशन ऑफ करंट इज वन रीजन इनसाइड अ कैन डिस्ट्रीब्यूट द हीट टू अनदर। ठीक है, क्वेश्चन है हीटिंग का मतलब है कि कैन के अंदर एक क्षेत्र में धाराओं का संचलन गर्मी को दूसरे क्षेत्र में वितरित करता है। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट? यहाँ हीट है, धाराएं हैं। ठीक है, वितरित कर रहे हैं, हीट भी है, धाराएं हैं, और क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? वितरित कर रहे हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? अब यहाँ पे ट्रांसफर जो है वो पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पार्टिकल में आपका कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो रहा, विकिरण के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्वेक्शन इज योर सही आंसर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहले वाले को क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो। फर्स्ट वाले में क्या था? ट्रांसफर हो रही थी हीट स्टूडेंट वन पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में और कांटेक्ट के थ्रू हो रही थी, तो वो कंडक्शन है। ठीक है, पास हो रही है। एंड देन इस वाले में क्या हो रहा है स्टूडेंट? वो हीट अप हो रहा है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपकी जो हीट है और सर्कुलेशन के थ्रू हो रही है, तो कांटेक्ट नहीं है, यहाँ सर्कुलेशन है। ये क्या कहलाएगा? कन्वेक्शन कहलाएगा। एक और आगे क्वेश्चन देखिएगा, इसी से मिलता जुलता स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है? इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब एक बार फिर से पिछला क्वेश्चन रिवाइज कीजिएगा। यहाँ क्या था? कॉन्टेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या था आप लोगों का? सर्कुलेशन है। एंड देन थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तीन पता चल गए अलग अलग टर्म आप लोगों को। पहले वाले में कॉन्टैक्ट, दूसरे वाले में आपका सर्कुलेशन, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपका ऐसा कौन सा तरीका है स्टूडेंट जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर जाएगा, अब देखो हमारा ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमारा ये आंसर नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि इनके बारे में तो हम जान चुके हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? रेडिएशन इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों का क्या बनेगा स्टूडेंट? रेडिएशन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टू अचीव कॉन्टिन्यूअस पास्चराइजेशन इन मिल्क, द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड टू 161 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर सेकेंड। बताओ जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? दूध में निरंतर पाश्चुरीकरण प्राप्त करने के लिए दूध को सेकंड के लिए 161 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, सो आप 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मिल्क को कितने देर के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? गर्म करेंगे। सो बताइएगा जल्दी से, आपको यहाँ पे टाइमिंग बताना है कि आप कितने टाइम के लिए करेंगे, कितने सेकंड्स के लिए करेंगे 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। एंड आप लोग पाश्चराइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपका होल्डिंग एंड बैच मेथड होता है, आपका हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड होता है ना, आपका अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिस्टम होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उससे क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। सो कितनी देर के लिए करेंगे? बताओ जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का 15 सेकंड के लिए करेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि आप 15 सेकंड के लिए उसे क्या करोगे स्टूडेंट? हीट अप करोगे। ठीक है, देन पाश्चराइजेशन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, लो एसिड फूड्स हैव पीएच वैल्यू और आपका ऑफ लेस। बताइएगा जल्दी से, कम अम्ल वाले खाद्य पदार्थों का पीएच मान या उससे कम होता है। बताइएगा जल्दी से स्टूडेंट, जो आपके लो एसिड फूड होते हैं उनकी पीएच वैल्यू आपकी किससे कम होती है? 5.2, 4.6, 3.9, 4.2। बताओ जल्दी से, आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि आपके जो लो एसिड फूड होते हैं उनकी पीएच वैल्यू किससे कम होती है। अब ये नहीं कि ये होती है क्वेश्चन किससे कम होती है। सो बताओ जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? किससे कम होती है स्टूडेंट आपकी जो लो एसिड फूड होते हैं उनकी पीएच? जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? सबको आंसर देना है, बताएंगे जल्दी से कि क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन का आंसर होगा 4.6। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर।
ध्यान से देख लीजिएगा, 4.6 आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। रीजन है उसका, अच्छे से समझिएगा। ये आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, है ना, ये आपका उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एंड ये आपकी वो परफेक्ट पीएच है, इससे नीचे नीचे ये सब एसिडिक में आ जाएंगे, और यहाँ आके तो एसिडिटी आपकी धीरे धीरे कमी होने के लिए होगी, क्योंकि फिर तो आपका 5 है, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, सो एसिडिटी कम होने वाली होगी। सो 4.6 आपकी एक करेक्ट पीएच है, जिससे नीचे वाले आपके जो भी आपके फ्रूट होंगे या जो भी आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी हैं स्टूडेंट, उन फूड की पीएच आपकी लो ही होगी, यानी कि एसिडिक ही होगी। ठीक है, चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन है, which vitamin is used most commonly to control browning in fruits by enzymes? बताइएगा जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट, आपकी दो तरह की ब्राउनिंग होती है, मैं आपको बता दूं। एक होती है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, एक होती है नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। जहां पे स्टूडेंट ब्राउनिंग एक एंजाइम की वजह से होती है, वहां पे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहलाती है। जहां पे ब्राउनिंग आपकी एंजाइम की वजह से नहीं होती, वहां नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वो एंजाइम है जिसके द्वारा फलों में भूरेपन को नियंत्रित करने के लिए आप उस विटामिन का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं या किया जाता है। सो बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। अब इससे एक बात हमें और समझ में आ रही है कि जब फलों में ब्राउनिंग होती है सो वो एक एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है, और जब हम बात करते हैं ना मिलियार्ड रिएक्शन की, जो कि दूध में होती है, ठीक है, सो जब हम मिलियार्ड रिएक्शन की बात करते हैं वो एक नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है, क्योंकि वहां पे एंजाइम की वजह से ब्राउनिंग नहीं हो रही है। फलों में जो ब्राउनिंग आ रही है वो एंजाइम्स की वजह से आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, सो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा। आप एंजाइम के जो आपका ये होता है, एंजाइम की ब्राउनिंग होती है, इसके लिए जो आप यूज करते हैं वाइटामिन, वो वाइटामिन सी यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Question is student, is when water goes from a solid to a gas without passes through the liquid phase। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि जब स्टूडेंट जो आपका जल है, ठीक है, वो क्या होता है, पानी है, आपका जल है, वो तरल अवस्था से क्या होता है स्टूडेंट, तरल अवस्था से जा रहा है कहाँ पे, सॉलिड अवस्था में। ठीक है, पर वो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए आपको मार्क करके दिखा देती हूँ, वाटर है। ठीक है, वाटर गोज फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैस। अब वाटर आपका सॉलिड से गैस में जा रहा है विदाउट पासिस थ्रू द लिक्विड फेज, और वो लिक्विड फेज में नहीं जा रहा। ठीक है, पहले क्या था, पानी है, पानी क्या था, सॉलिड फेज में था, सॉलिड से वो सीधा गैस फेज में गया, एंड आपकी लिक्विड वाले फेज में वो गया ही नहीं। ठीक है, 3 फेजेस होते हैं ना वाटर के, आपको पता है 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो मीडिएटर कौन है, लिक्विड है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड को उन्होंने जंप कर दिया, सॉलिड से सीधे गैस में चला गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसे हम ट्रांसफ्यूजन कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे, एंड कंडेंसेशन कहेंगे। सो बताओ जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पानी है, सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, गैस में जा रहा है, लिक्विड में नहीं गुजर रहा है। सो हम इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, बताइएगा जल्दी से, सबको आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, सब्लिमेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अगर वो वाष्प में जाता है, ठीक है, तो क्या है आपका, देखिए प्रोसेस को समझ लीजिएगा कि सॉलिड है, ठीक है ना, आपका पानी है, सॉलिड से गया है गैस में, पर लिक्विड फेज में वो नहीं गया है, सॉलिड था डायरेक्ट गैस में बदल गया। सो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का, फूड दैट आर स्टेरलाइज्ड बाय इरिडिएशन कैन बी स्टोर्ड फॉर विदाउट रेफ्रिजरेशन। ठीक है, किरणन द्वारा विसंक्रमित खाद्य पदार्थों को बिना प्रशीतन के आप कितने टाइम तक क्या कर सकते हो, भंडारित कर सकते हो। कोई आपका फूड प्रोडक्ट है स्टूडेंट जिसको आपने इरिडिएशन के थ्रू क्या किया है, स्टेरलाइज किया है। ठीक है, बिना रेफ्रिजरेटर के कितने समय के लिए आप उसे स्टोर कर सकते हैं, ईयर, मंथ, वीक, अ डे। ठीक है, एक दिन के लिए, या फिर स्टूडेंट कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, महीने के लिए, और आपके सालों के लिए। बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। क्वेश्चन था ना कि आपने भोज्य पदार्थ को स्टेरलाइज किया है इरिडिएशन के थ्रू, ठीक है, जो कि आप जानते हैं खुद में काफी स्ट्रॉन्ग मेथड है, एंड
आप ऐसे फूड को लगभग सालों तक क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, स्टोर कर सकते हैं, जिसे इरिडिएशन मेथड के थ्रू हमने क्या किया हो, स्टरलाइज किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐसा फूड बिना रेफ्रिजरेटर के साल भर भी चल सकता है। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विद प्रोपियोनिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस चीज। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपकी आ जाती है पहले तो बात, ध्यान से देख लीजिएगा, दो बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, एक है लैक्टिक एसिड वाला बैक्टीरिया, एक है प्रोपियोनिक एसिड वाला बैक्टीरिया। दोनों अगर मिल जाएंगे तो वो कौन सी टाइप ऑफ चीज आपकी प्रोड्यूस करेंगे, है ना, ये चारों आपके चीज के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है स्टूडेंट जब ये दोनों बैक्टीरिया मिलेंगे तब वो इस चीज को प्रोड्यूस करेंगे। सो बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। इन दोनों बैक्टीरिया के मिलने से जब आपकी कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी, चीज़ इन द सेंस आपको पता है मोज़रेला, चेडर, मार्केट में आपकी क्रीम चीज़ है ना, पामेजान, बहुत सारी चीज़ मार्केट में मिलती हैं। ठीक है, सो आपकी कौन सी चीज़ डेवलप होगी, चेडर होगी, मोज़रेला होगी, स्विस होगी, या फिर आपकी मॉन्ट्री जैक होगी, बताओ जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। सबको आंसर देना है, देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर होगा स्विस चीज़। ध्यान से देख लीजिएगा, ये वो आपकी चीज़ है जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड प्रोपियोनिक एसिड बैक्टीरिया के जब ये दोनों मिल जाएंगे तब इस चीज़ को ये प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ आती है मार्केट में, मोज़रेला होती है, ठीक है, क्रीम चीज़ होती है, पामेजान होती है स्टूडेंट, चेडर चीज़ होती है, ठीक है, उसके अलावा कॉटेज चीज़ तो पनीर होता ही है जो आप लोग जनरली खाते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन है GMO स्टैंड्स फॉर, जो आपका GMO है इसका मतलब क्या होता है, कि शॉर्ट रूप है GMO, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है स्टूडेंट कि क्या होती है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा एंड आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या होगा स्टूडेंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या फिर जेनेटिकली मैन्युफैक्चर्ड ऑर्गन्स, ग्रॉस मोल्डी ऑर्गन्स, या ऑरेंजेस एंड जेनेटिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिज्म, बताओ जल्दी से, माल फंक्शनिंग, सॉरी, जेनेटिकली माल फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म, बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। सबको आंसर देना है, बताएंगे जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है GMO, सो GMO की पहले फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको। GMO की फुल फॉर्म होगी स्टूडेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब आप जेनेटिकली किसी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर देते हैं, सो दिस इज GMO। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर देते हैं, ठीक है, जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, जब आप उसके जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर दोगे, यानी कि आपकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्निक होती हैं उनके थ्रू स्टूडेंट आप ऑल्टरेशन करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। ठीक है, सो ये प्रोसेस आपका GMO कहलाता है, यानी कि आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आपके इससे बनते हैं जब उनके जेनेटिक मटेरियल को ही क्या कर दिया जाता है, ऑल्टर कर दिया जाता है। तो ये थे आज की क्लास के आप लोगों के 20 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जल्दी से कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस रहें उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। एंड ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आप लोगों के मैं रेगुलर आती रहूँगी, जिससे कि आपको और ज़्यादा मज़ा आए, कुछ नया सीखने के लिए मिले। सो गुड नाइट स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। कल फिर मिलेंगे और फिर से कुछ करेंगे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे। सो बाय बाय।